नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सबका अपनी कक्षा में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था माइक्रो टीचिंग के बारे में और टीचिंग स्किल्स के बारे में। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है और माइक्रो टीचिंग साइकिल क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे कि टीचिंग स्किल्स क्या होती हैं, कितनी होती हैं और किस तरह से हम अपनी टीचिंग में स्किल्स का प्रयोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर को जोड़ते हुए मैं क्लासरूम टीचिंग के फेजेस सबसे पहले ले रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला फेज़ है लेसन प्लान। सबसे पहले प्यूपल टीचर लेसन प्लान बनाता है, उसके बाद प्रेजेंटेशन सेशन आता है, उसके बाद उसको कंक्लूड किया जाता है और बाद में इवैल्यूएशन की जाती है। अब हम देखेंगे कि टीचिंग स्किल्स क्या होती हैं। टीचिंग स्किल्स बेसिकली टीचिंग करते हुए जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस टीचर द्वारा इस्तेमाल की जाती है उसे हम टीचिंग स्किल्स कहते हैं। ये क्लासरूम में जितने भी टीचिंग एक्ट्स होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी बिहेवियर स्टूडेंट टीचर द्वारा कक्षा में प्रस्तुत किया जाता है उसे हम टीचिंग स्किल कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि टीचिंग स्किल्स की कुछ ख़ास बातें। टीचिंग स्किल्स के द्वारा हम पुरानी नॉलेज को, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ वर्बल के साथ साथ हम कुछ नॉन वर्बल चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुछ सिंबल्स, कुछ शारीरिक गतिविधियाँ। उसके बाद रीइंफोर्समेंट आता है, पुनर्बलन। हम जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको पुनर्बलन भी देते हैं, रीइंफोर्स भी करते हैं। अगर स्टूडेंट्स को कुछ नहीं आता तो हम कुछ हिंट देते हैं। इस तरह से पढ़ाते समय हम बच्चों से पूछते भी हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं। जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में उनको पहले से कुछ पता है, या भी पढ़ाते हुए उनके दिमाग में कोई आइडिया, कोई विचार आया है तो उसको हम क्वेश्चंस के ज़रिए पूछ लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ाते हुए कुछ एग्जांपल्स भी देते हैं ताकि नॉलेज को प्रैक्टिकल चीज़ों से एसोसिएट कर पाएँ। एक्सप्लेनिंग का एक अलग से महत्व होता है। चीज़ों को एक्सप्लेन करने का हर एक टीचर का अलग अलग तरीका होता है। वो किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, किस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज है, किस तरह के शब्द वो प्रयोग करता है, वो सभी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद स्किल का एक बहुत ही अहम पार्ट है प्यूपिल्स पार्टिसिपेशन। अगर कक्षा में प्यूपिल्स का यानी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, स्टूडेंट्स की भागीदारी नहीं होती है, तो उस कक्षा को हम नीरस कक्षा बोलते हैं। पहले एक अलग कंसेप्ट होता था कि जिस कक्षा में पिन ड्रॉप साइलेंस हो वो कक्षा बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है, लेकिन धीरे धीरे यह धारणा बदल गई है। अब हम उस कक्षा को ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है। बीच बीच में हम चाक बोर्ड का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि जो सेंसरी चैनल्स हैं स्टूडेंट्स के, उनको हम स्विच कर पाएँ। इसके बाद कुछ टीचिंग एड्स जिसमें ऑडियो विजुअल एड्स आ जाते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री हम इसको बोलते हैं, वो भी हम प्रयोग करते हैं। फिर कक्षा के अंत में हम बच्चों को होमवर्क देते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत ज़्यादा महत्व है। क्लासरूम बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन होती है। प्यूपल टीचर के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बोलें, वो भी अपने विचार रखें। इसके बाद हम स्किल्स के प्रकार पर आते हैं। वैसे तो बहुत सारी स्किल्स हैं,
लेकिन हमारे सिलेबस में हम 5, 6, 7 स्किल्स ही लेते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं हमारे शिक्षण के लिए। इसमें सबसे पहली जो स्किल है प्रोबिंग क्वेश्चंस, दूसरी स्किल है एक्सप्लेनिंग की, तीसरी है स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स, चौथी है स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, पांचवी है स्किल ऑफ यूजिंग चॉक बोर्ड, छठी है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, सातवीं है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब हम एक एक करके सभी स्किल्स को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली स्किल आती है हमारी स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस, यानी कि कक्षा में क्वेश्चंस प्रश्न किस तरह से पूछने हैं, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हम प्रयोग करते हैं, उन सभी पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस बेसिकली 3 तरह के होते हैं। पहला है इंट्रोड्यूसिंग क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस पाठ को पढ़ाने से पहले पाठ को इंट्रोड्यूस करने के लिए अध्यापक प्रयोग में लाता है, उन्हें हम इंट्रोड्यूसिंग क्वेश्चंस बोलते हैं। दूसरा है डेवलपिंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन वो होते हैं जो हम ड्यूरिंग द लेसन प्रयोग में लाते हैं, यानी कि लेसन पढ़ाते हुए लेसन को किस तरह से हम डेवलप करते हैं, जो प्रश्न उसमें सहायता करते हैं, उन प्रश्नों को, उन क्वेश्चंस को हम डेवलपिंग क्वेश्चंस बोलते हैं। तीसरी तरह के क्वेश्चन होते हैं रिकैपिचुलेटिंग क्वेश्चंस, जिनको हम पुनरावृत्ति प्रश्न भी बोलते हैं, यानी कि जब हम पाठ को पूरा पढ़ा चुके होते हैं उसके पश्चात रिकैपिचुलेट करने के लिए, पुनरावृत्ति करने के लिए जिन प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है उनको हम रिकैपिचुलेटिंग क्वेश्चंस कहते हैं। आप जब भी अपना लेसन प्लान बनाओगे, इनमें से किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस पे आप लेसन बना सकते हैं प्रोबिंग क्वेश्चंस का। अब हम इनके कंपोनेंट्स, तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग का तात्पर्य होता है कि यदि स्टूडेंट्स को किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, हाँ, उनके दिमाग में गोल गोल कोई विचार घूम रहा है, तो उस विचार को बाहर लाने के लिए हम कुछ हिंट देते हैं बच्चों को। हम प्रॉम्प्ट करते हैं बच्चों के दिमाग को कि जो उनके दिमाग में चल रहा है वो बाहर आ सके, उसे हम प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। दूसरा कंपोनेंट इसमें है सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, यानी कि और अधिक जानकारी निकालने के लिए जो भी हम शब्द या प्रश्न यूज़ करते हैं उनको हम सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। यानी कि एक चीज़ किसी स्टूडेंट ने आपको बताई है, आप अगर और डेप्थ में जाना चाहते हैं तब जो जानकारी के लिए आप प्रश्न पूछते हैं उसे हम फर्दर इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। तीसरा है रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन का मतलब है कि आप एक विद्यार्थी से क्वेश्चन ना पूछ करके सभी विद्यार्थियों को वो प्रश्न पूछें, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी उस प्रश्न का उत्तर दे पाएँ। कई बार क्या होता है कि हम एक विद्यार्थी से क्वेश्चन पूछते हैं, उसको उसका आंसर नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, अमूमन क्या होता है कि जो टीचर है वो बच्चे को डांट भी देता है और ख़ुद ही उसका आंसर बता देता है। हमें कोशिश ये करनी है कि हम उसका आंसर बच्चों को ना बताएं, बल्कि किसी दूसरे विद्यार्थी से वो क्वेश्चन पूछें। हो सकता है जो आंसर पहले विद्यार्थी को नहीं आता है वो दूसरे को आए, दूसरे को नहीं आता है वो तीसरे को पता हो सकता है। तो इस तरह से हमें वो प्रश्न विभिन्न विद्यार्थियों में घुमाना चाहिए। चौथा कंपोनेंट है रीफोकसिंग। रीफोकसिंग का मतलब होता है कि हम बार बार एक ही तत्व पे, एक ही पॉइंट पे फोकस करें। अक्सर ये होता है कि जब हम प्रोसेस में चल रहे हैं, आपने एक आस्पेक्ट पढ़ा दिया, आपने दूसरा आस्पेक्ट पढ़ा दिया, आपने तीसरा आस्पेक्ट पढ़ा दिया, जब हम
इस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में चलते हैं तो स्टेप्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो आप जब एक स्टेप पढ़ा चुके हैं और आप चौथे स्टेप पे हैं तो आप उसका रिलेशन बता सकते हैं फर्स्ट स्टेप से, किस तरह से वो जुड़ा हुआ है। इस तरह की जानकारी बच्चों के दिमाग से निकालने के लिए हम उनका जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो ध्यान है वो पहले एस्पेक्ट पे लेके जा सकते हैं। इसको हम रीफोकसिंग बोलते हैं। पांचवा हमारा एस्पेक्ट है, तत्व है इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। इसका तात्पर्य यह है कि हमें विद्यार्थियों की आलोचनात्मक अवेयरनेस को बढ़ाना है। मीन्स उनको क्रिटिकली चीज़ों को देखने का नज़रिया देना है। हमें प्रश्न भी उसी तरह के पूछने चाहिए ताकि वो चीज़ों का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट देख सकें, क्रिटिकली एनालाइज कर सकें। इस तरह से हम इन तत्वों का प्रयोग करके इस स्किल को डेवलप करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्किल पे, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। एक्सप्लेनेशन एक अहम हिस्सा होता है टीचिंग का। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि आपको किसी भी टॉपिक को, किसी भी एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करने का तरीका आना चाहिए। अगर आपकी एक्सप्लेनेशन प्रभावी होगी तो जो बात आप बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं वो बात प्रभावी ढंग से उनके दिमाग में चली जाएगी। और टीचिंग का हमारा उद्देश्य यही होता है कि जब भी हम कोई चीज़ समझाएं तो वो बच्चों के दिमाग में घुसे। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और मेरी बात स्टूडेंट्स के दिमाग तक अगर नहीं पहुँची, इट मीन्स कि मेरी टीचिंग में कोई कमी है। तो हमें ये चीज़ अपनी टीचिंग में, अपने व्यवहार में पैदा करनी होगी कि हमारी बात इफ़ेक्टिव तरीके से स्टूडेंट्स के दिमाग तक पहुँचे। अब हम इसके तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला तत्व है इसमें कंपोनेंट इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स। जब भी आप कक्षा में प्रवेश करते हैं तो आप जाते ही एकदम से पढ़ाना शुरू मत कीजिए। आप बच्चों को उस टॉपिक की, उस एस्पेक्ट की अच्छे से इंट्रोडक्शन दीजिए कि आज हम ये पढ़ना चाहते हैं। आपने जब लेसन प्लान आप बनाओगे तो उसमें हम बच्चों को लिखवाते हैं कि ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात बच्चों, आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आप इसको इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बोल सकते हैं। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में कुछ पुरानी बातों का जिक्र करके आप पुराने ज्ञान को जो आप पढ़ा रहे हैं उससे जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। इसको हम इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बोलते हैं। दूसरा कंपोनेंट है फ्लुएंसी ऑफ लैंग्वेज। ये बहुत ही एक अहम हिस्सा है एक्सप्लेनिंग स्किल का, क्योंकि आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा बहुत महत्व रखती है। कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका इंग्लिश का जो ज्ञान है वो उतना नहीं होता। इंग्लिश के शब्द, अंग्रेज़ी के शब्द जब आप प्रयोग करते हैं कई बार उनकी समझ में नहीं आता और हिचकिचाहट की वजह से वो पूछते भी नहीं हैं और टीचर ये समझ लेता है कि जो मैंने पढ़ाया है वो बच्चों की समझ में आ गया। हमें यह समझना है कि हमारी जो भाषा है, हमारे जो शब्द हैं वो विद्यार्थियों को समझ में आ रहे हैं या नहीं। इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप बाइलिंगुअल मेथड यूज़ करें। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में हम ज़्यादातर हिंदी प्रयोग करते हैं और जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए टीचर हैं वो इंग्लिश शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि दोनों तरह की लैंग्वेज को आप प्रयोग करें। अगर कोई शब्द ऐसा है जो आपको लगता है कि बच्चों को समझ में नहीं आया है तो आप उसकी हिंदी करके बता सकते हैं। जो आपकी लैंग्वेज है, जो आपकी भाषा है, वो ही आपका ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाने में मदद करती है। तीसरा कंपोनेंट है कवरिंग मेन आइडियाज़।
इसका तात्पर्य है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें कितने एस्पेक्ट्स हैं उनको हम आइडियाज़ बोल सकते हैं, वो सभी आपने टच किए हैं या नहीं, उन सभी को आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है या नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फिज़िकल साइंस में एनर्जी का टॉपिक लेते हैं तो सबसे पहले आप एनर्जी की डेफिनेशन कराओगे, उसके बाद टाइप्स कराओगे, टाइप्स के एग्ज़ाम्पल्स जो हैं आप डेली लाइफ से रिलेटेड हैं वो एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। तो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको आप अच्छे ढंग से जब कवर करते हैं तो इनको हम कवरिंग मेन आइडियाज़ कह सकते हैं। चौथा कंपोनेंट है यूज़ प्रॉपर वर्ड्स। जो मैंने लैंग्वेज में आपको बताया था, यहाँ पे भी वही बात है कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट कोई विषय पढ़ा रहे हैं तो जो शब्द बिल्कुल प्रॉपर फिट बैठते हैं उन्हीं शब्दों का आपको प्रयोग करना है। पांचवा जो कंपोनेंट है कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक्स भी लैंग्वेज से रिलेटेड एक कंपोनेंट है कि जब भी आप एक्सप्लेन करते हो, भाषा का प्रयोग करते हो, तो उसमें जो लिंकर्स होते हैं बेसिकली आपको अगर याद हो, आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे लिंकर्स, कनेक्टर्स। तो दो स्टेटमेंट्स को जो शब्द जोड़ता है उसको हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। जैसे कि अब जो मैंने जैसे कि बोला, ये मेरी पिछली स्टेटमेंट को अगली स्टेटमेंट से जोड़ रहा है, तो हम इनको कनेक्टिंग लिंक्स बोलते हैं। तो आप जब भी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं किसी टॉपिक का तो आपकी भाषा बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, उसमें कनेक्टिंग लिंक्स जो हैं वो प्रॉपर यूज़ करने चाहिए आपको। छठा कंपोनेंट है डिफाइन टेक्निकल वर्ड्स। ये भी भाषा से ही संबंधित है। जब भी आप कोई टॉपिक, कोई एस्पेक्ट, कोई विषय पढ़ा रहे हैं तो उसमें कुछ टेक्निकल अगर वर्ड्स आते हैं उनको अच्छे से आपको डिफ़ाइन करना होता है, तभी आपका ज्ञान स्टूडेंट्स के दिमाग तक पहुंचेगा। अगर हम टेक्निकल वर्ड्स को ये सोच के कि ठीक है बच्चों को समझ में आ गया, आपने लिखवा दिया, तो वो बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होगा। वो बच्चों के सर के ऊपर से निकल जाएगा, वो अपने आप को उस ज्ञान से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और टीचर का पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा। तो हमें जितने भी टेक्निकल वर्ड्स, जितने भी तकनीकी शब्द हमारे उपविषय में, विषय में आते हैं, हमारे टॉपिक में आते हैं, उनको प्रॉपरली डिफ़ाइन करना होता है। इसमें लास्ट जो कंपोनेंट है वो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स। जैसे कि हमने इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दी थी, उसी प्रकार जब आप अपना लेसन कंप्लीट कर लेते हैं उसके पश्चात आप एकदम से क्लास मत छोड़िए। आप बच्चों को कहिए कि ओके ठीक है प्यारे बच्चों, आज हमने एनर्जी का टॉपिक पढ़ा और हमने एनर्जी में क्या क्या पढ़ा। एनर्जी की डेफिनेशन, एनर्जी की इक्वेशन, एनर्जी के एग्जांपल्स, एनर्जी के टाइप्स, ये सभी आपको रिपीट करने हैं ताकि विद्यार्थी उन चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ कि आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा है। मैं इसमें अगर हम बहुत विस्तार से इस चीज़ को डिफ़ाइन करें, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स हर एक आस्पेक्ट के पहले आती है। जैसे आपने एनर्जी पढ़ाया तो आप कहोगे कि अभी हम एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। जब दूसरा एस्पेक्ट आएगा, ओके डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी की डेफिनेशन, इक्वेशन हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे इसके प्रकार, तो हम उसको भी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कह सकते हैं। इसी तरह से कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी बार बार आ सकती है। जैसे आपने एक आस्पेक्ट पूरा पढ़ा दिया, उसके बाद आप बोलते हो ओके बच्चों, मैंने ये एनर्जी यानी न्यूक्लियर एनर्जी, मान लो मैंने न्यूक्लियर एनर्जी अभी आपको डिफ़ाइन की, इसकी सारी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दी है, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। ओके, अब हम आगे चलें। तो ये भी आपकी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो सकती है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। आज हम दो ही स्किल्स ले रहे हैं। इसकी अगली क्लास में मैं बाकी की जो स्किल्स हैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।